हे गाइस, दिस इज विनय शुक्ला। अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और हमने इसके 5 से 6 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर एक्सपेक्टेड हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने एमसीक्यूज़ पे हम आते हैं। राइट। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है डिमांड हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। डिमांड हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, वो है पहला ऑप्शन हमारे पास है क्वांटिटी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है प्राइस, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है टाइम और चौथा ऑप्शन हमारे पास है या तो ये तीनों, ऑल ऑफ दीज। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने पहले डाला हुआ है इसमें। तो इसका जो आंसर है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले आप लोग कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व करने का, जिससे आप अपने आंसर को, जब मैं आंसर को बताऊंगा तो उससे आप लोग टैली करिएगा। जो इसका आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। इसको मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि जब हमने डिमांड को पढ़ा था तो उसमें हमने क्वांटिटी की बात की थी, प्राइस की बात की थी और टाइम की बात की थी। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है द नेचर ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट विल बी। हमारे पास ऑप्शन है निगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव या डी, ए और सी दोनों। तो इसका जो आंसर है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। और इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिलाता हूँ पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था। जब हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट पढ़ा था, 2 तरीके के गुड्स हम लोगों ने पढ़े थे। एक था हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट्री। अब आते हैं हम सब्स्टिट्यूट की बात। सब्स्टिट्यूट की अगर बात करें तो इसमें हम लोगों ने 2 पढ़ा था एग्जाम्पल के तौर पर। एक था हमारे पास टी, एक था कॉफ़ी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर टी का प्राइस जो है बढ़ रहा है तो जो कॉफ़ी का डिमांड था वो भी बढ़ जाता था। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर यहाँ से शिफ्ट होके इस प्रोडक्ट पे चले आते थे। इसका प्राइस बढ़ जाता था तो इससे शिफ्ट करके इस पे चले आते थे। ओके, तो इस वजह से इसके हम रिलेशनशिप अगर देखें इन दोनों के बीच में, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो था पॉजिटिव रिलेशनशिप। दूसरे प्रोडक्ट की अगर बात करें, जो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर बात करें, तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया हुआ था कार और पेट्रोल। ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री थे। ठीक है, मीन्स एक दूसरे के पूरक थे। क्योंकि इसमें अगर देखें प्राइस की बात करें तो पेट्रोल का प्राइस जब हमारे पास बढ़ता था, एक मिनट, ये जो पेट्रोल है और ये कार है, इसका प्राइस जब बढ़ रहा है तो इसका जो है कार की जो डिमांड थी वो घट रही थी। मीन्स इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप था। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आखिर मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है इसका आंसर, नेगेटिव ए। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट ऑन द डिफरेंस कम्स वेयर। ये देखें, इसका जो ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। दूसरा हमारे पास है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। सी हमारे पास दिया हुआ है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस वाई। और डी हमारे पास जो दिया हुआ है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ वाई। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हम लोगों ने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में पढ़ा हुआ था कि हमारे पास जो है वो 2 गुड्स होती थी। एक हमारे पास था ऑरेंज एग्जाम्पल के तौर पर, एक है हमारे पास मैंगो। हम इसका कंज्यूम कर रहे हैं 2 यूनिट, इसका कंज्यूम कर रहे हैं 4 यूनिट। इसमें देखते हैं कि अगर हमको ऑरेंज का कंज्यूम बढ़ाना है तो मैंगो का जो कंज्यूम है उसको कम करना पड़ेगा, मीन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इन केस ऑफ inferior goods the income effect is negative although the substitution effect is positive. In inferior goods the income and substitution effects are positive. ये inferior goods and income and substitution effects are negative, इसमें positive है, इसमें negative है। In case of inferior goods the income effect is positive although the substitution effect is negative. इसका जो आंसर है वो आप लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। हम लोगों ने जब इनकम इफेक्ट पढ़ा था इंफीरियर गुड्स के केस में, हमारे पास दो गुड्स था इनकम के केस में, इंफीरियर गुड्स और एक था हमारे पास सुपीरियर। तो इनकम के बढ़ने से जो सुपीरियर गुड्स होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती थी। मीन्स इनकम और सुपीरियर गुड्स के जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव होता है और इनकम और इन्फीरियर गुड्स का जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये चीज़ यही लिखा हुआ है। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द डिमांड ऑफ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कम्प्लीमेंट्रीज और रिलेटिव प्राइस देन इट इज कॉल्ड। वही चीज़ जो पीछे हम लोगों ने आपको समझाया था वही चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए हमारे पास दिया हुआ है प्राइस डिमांड कहते हैं, इनकम डिमांड कहते हैं, या फिर क्रॉस डिमांड कहते हैं, या फिर किसी को नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए, ये क्रॉस डिमांड। एक मिनट, ये देखिए, ये हमारे पास क्रॉस डिमांड हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है 6th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए एमयू कर्व, मार्जिनल कर्व, दोनों, या फिर कोई नहीं। इसका जो आंसर है आई थिंक आप लोगों को एकदम देखने से ही पता चल गया होगा, इसका आंसर होगा दोनों, बोथ हो ए एंड बी, क्योंकि इसके केस में भी डिमांड कर्व बनता है, इसके केस में भी। ये देखिए, ये है मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था। ये देखिए डिमांड कर्व इस तरीके से MC=MR रहता था परफेक्ट कंपटीशन में, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ इलास्टिसिटी देयर इज एरर इन केस ऑफ। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है आर्क इलास्टिसिटी, बी पॉइंट इलास्टिसिटी, सी दोनों, या फिर कोई नहीं। इसका जो आंसर है ये है हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी, क्योंकि इस केस में हम लोगों को मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन करना पड़ता था। और इस आर्क इलास्टिसिटी हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, ये वाला मेथड, कि जब हम लोग किन्हीं दो पॉइंट को एक साथ कैलकुलेट करते हैं, वहाँ आर्क इलास्टिसिटी का प्रयोग करते हैं हम लोग। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू, ऑप्शन दिया हुआ है is always negative, can be positive, is always positive, is positive at a point which the total revenue maximum। ये देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव रहता है, कि पॉजिटिव रहता है, कि ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है या ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, या फिर इज पॉजिटिव एट ए पॉइंट एट विच द टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम। इसका आंसर है जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो है जब हम लोग पढ़ते हैं मार्जिनल क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, एक मिनट आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखिए ऐसे, ये हमारे पास, ये हमारे पास TR है, कुछ इस तरीके से इसका कर्व बनता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से TR है, और ये जो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा है वो नीचे आता है, और ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, ये हमारा यहाँ मिलता है और ये हमारा ऐसे सीधे यहाँ आता है। तो जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहता है, ये देखिए, तो और तब हमारा जो TR होता है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। जैसे जैसे अब यहाँ से हमारा डिक्लाइन करना शुरू करेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।
ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं एक बार। अ डिमांड कर्व इज ए बाउंड्री कंसेप्ट बिकॉज इट शोज। डिमांड कर्व जो होता है वो एक बाउंड्री कंसेप्ट होता है, क्योंकि इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, द मिनिमम प्राइस एंड मिनिमम क्वांटिटी, द मैक्सिमम प्राइस एंड मिनिमम क्वांटिटी, द मैक्सिमम क्वांटिटी एंड मिनिमम प्राइस, बोथ मैक्सिमम क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। तो इसका जो आंसर है, आई थिंक आप लोगों को जो है पता होगा, इसका जो आंसर है वो है मैक्सिमम क्वांटिटी और मिनिमम प्राइस, क्योंकि एक कंज्यूमर है वो कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स। ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास, यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिश वेदर समथिंग इज कंज्यूम्ड और नॉट, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है, टोटल यूटिलिटी डिमिनिश विथ कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, ये गलत दिया हुआ है। टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ती है, ठीक है। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ ए थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, इसको हम लोग छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीज एंड आफ्टर दैट डिक्रीज एट एवरी पॉइंट, मतलब यूटिलिटी पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है एवरी पॉइंट पे। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो यूटिलिटी है वो हमारी एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन करने से यूटिलिटी जो है वो हमारी बढ़ती है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ती है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी डिमिनिश होती है। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हम लोगों को कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है कि कौन सा फार्मूला सही है, इसको बताना है। प्राइस इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बाई, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला सही कौन सा दिया हुआ है, इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ये ए दिया हुआ है हमारे पास, P1 माइनस P2 अपॉन Q1 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1। ठीक है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, अपॉन में दिया हुआ है P1 इंटू 100। तीसरी हमारे पास दिया हुआ है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, P2 माइनस P1 अपॉन P1। डी हमारे पास दिया हुआ है Q2 माइनस Q1, अपॉन में Q1 दिया हुआ है, अपॉन में प्रोडक्ट दिया हुआ है, इंटू 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है, आई थिंक आपको यहाँ पे लगा हुआ है तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसका जो हम लोगों ने पिछली क्लास में जब पढ़ा था जो है इलास्टिसिटी, उस समय मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, ये सेम फार्मूला यही है। ठीक, ये वाला फार्मूला मैंने आपसे बोला था कि इसको आप जो है याद रखिएगा, तो सेम फार्मूला यही है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, आगे हम लोग सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, इनकम इलास्टिसिटी को हम कैसे कंप्यूट करेंगे। ये फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला दिया हुआ है और ये फार्मूला दिया है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सेम वैसे ही है, सेम एकदम है। इसमें सिर्फ प्राइस को जो है पी से डिनोट किए हुए हैं और यहाँ जो इनकम है उसको वाई से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों फॉर्मूले जो है आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, वो है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या कहता है। डिमांड कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। हमारे पास एजम्पशंस दिया हुआ है 2, इसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों में से जो एजम्पशन दिया हुआ है दोनों, इसमें से कौन सा सही है। ए एक सही है, पहला वाला सही है, बी पहला और दूसरा दोनों सही है, सी हमारे पास दिया हुआ है सिर्फ दूसरा सही है, या फिर पहला दूसरा दोनों नहीं सही है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब दोनों सही है। तो हम लोगों ने जब कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ा था, क्या कहते हैं, हाँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम लोगों ने पिछली बार जब कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें एजम्पशंस दिए हुए थे कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म को, कार्डिनल यूटिलिटी को हम क्वांटिटेटिव टर्म में जो है मेजर करते थे, और यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, मींस कंज्यूमर की इनकम चाहे जितना बढ़ जाए लेकिन जो उसकी प्राइस की जो मनी की जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती थी। ओके, आई थिंक आप लोगों को याद आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, पहला दिया हुआ है मार्शल, बी दिया हुआ है हमारे पास हिक्स, सी दिया हुआ है हमारे पास स्लटस्काई और डी हमारे पास दिया हुआ है कीन्स। ये हमारा जो आंसर है इसका वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हिक्स। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि 1938 में प्रोफेसर हिक्स ने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो उसी में इन्होंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जिक्र किया था। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर हिक्स। ठीक है, इस चीज को आप जो है ध्यान में रखिएगा। आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंगली टू पे फॉर कमोडिटी। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी या फिर कोई नहीं। ठीक है, ये इसका आंसर अगर देखा जाए तो वो डिमांड के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी ये डिमांड का है ही नहीं। टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, मार्जिनल और एवरेज दिया हुआ है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हो सकता है आप लोगों को पहले से ही पता हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस, और कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चंस को एक बार फिर से ट्राई करिएगा, देखिएगा और सॉल्व करने के अपने आप से कोशिश करिएगा। ओके ओके, तो इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और मैं आपके लिए इसी तरीके से MCQs लाता रहूँगा जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।